अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर भूमि बेचने पर आखिर प्रतिबंध क्यों है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की अगर आप लोग भूमि लेना चाहते हैं और वो व्यक्ति भूमिधरी है और आप उसकी ज़मीन को लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से उसकी भूमि ले सकते हैं। वैसे तो आपको बता दूं कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को खरीदने के लिए आपको परमिशन की आवश्यकता पड़ती है कलेक्टर की, और ऐसे ही आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो चलिए विस्तार से मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो नियम 2006 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर और धारा 98 के अंदर इस बात का प्रावधान है, और धारा 110 के अंदर उपधारा 2 और खंड क के अंदर भी इसका प्रावधान है, और धारा 108 के अंदर और 110 के अंदर भी इसका पूरा प्रावधान है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पास असंक्रमणीय भूमि है और या फिर असामी की भूमि है तो वो अपनी भूमि की इच्छा पत्र के द्वारा किसी को भी वसीयत करने का अधिकार नहीं रखता है। अगर वो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भूमिधरी किसी ज़मीन का मालिक है तो उस भूमि का उसे धारा 108 उपधारा 2 खंड क और ख के आधार पर वो अपनी भूमि को इच्छा पत्र सहित वसीयत कर सकता है। अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर भूमि बेचने पर प्रतिबंध है। धारा 98 इसी बात का ही जिक्र करती है, और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंदर और पूरे भारत के अंदर भी यही नियम है कि आप किसी भी राज्य में चले जाएं तो वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को उसकी जाति से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। अब इसे खरीदने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर उसकी भूमिधरी ज़मीन है और उसे बेचना चाहता है तो सबसे पहले उसे कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर आप डायरेक्ट ही उसकी भूमि लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, एससी का व्यक्ति है, तो वो पहले उस भूमि को अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही बेचेगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति का अगर व्यक्ति है तो उसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचने के लिए कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पहली रजिस्ट्री यानी कि वो जब रजिस्ट्री कराएगा तो वो अनुसूचित जनजाति के यानी अपनी ही जाति के व्यक्ति को कराएगा, और उसके बाद उस व्यक्ति के पास भी ये शर्त होनी चाहिए जिस व्यक्ति को रजिस्ट्री की जाती है अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही, कि उसके पास 1 हेक्टेयर से भूमि ज़्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए आप तीसरा पक्ष हैं, अगर आप उससे रजिस्ट्री लेना चाहेंगे तो उस व्यक्ति के पास जिससे आप रजिस्ट्री लेंगे यानी कि अनुसूचित जाति से भिन्न जाति का व्यक्ति जब रजिस्ट्री कराता है, उस ज़मीन को अपने नाम कराता है, तो जो बीच का व्यक्ति होता है, मान लीजिए आपको समझाओ, ए वो व्यक्ति है अनुसूचित जाति का जो अपनी भूमि बेच रहा है, बी वो व्यक्ति है जो अनुसूचित ही जाति का है लेकिन वो उसकी भूमि को ले रहा है, और सी वो कैटेगरी है जो सामान्य या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है जो बी से उसकी ज़मीन को खरीदेगा। अब पहले क्या होगा कि पहले ए कैटेगरी का व्यक्ति बी कैटेगरी यानी अपनी ही जाति के व्यक्ति को उस भूमि को बेचेगा, और उस बी कैटेगरी के व्यक्ति पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर 18 बीघे या 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि होनी चाहिए। अगर बी कैटेगरी के व्यक्ति पर 18 बीघे से या 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो वो सी कैटेगरी ओबीसी या सामान्य के व्यक्ति को यानी कि रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। तो इस बात का आपको सी कैटेगरी को ध्यान देना चाहिए कि अगर वो बी कैटेगरी से अनुसूचित जनजाति की ज़मीन की रजिस्ट्री कराता है तो बी कैटेगरी के अनुसूचित जाति के पास 1 हेक्टेयर भूमि से ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो व्यक्ति ए कैटेगरी का व्यक्ति अनुसूचित जाति का व्यक्ति बी कैटेगरी के व्यक्ति को रजिस्ट्री करेगा, बी कैटेगरी का व्यक्ति कलेक्टर की परमिशन लेगा। अब कलेक्टर की परमिशन कैसे लेगा? परमिशन लेने के लिए या तो वो व्यक्ति उस राज्य में ना रहा हो या फिर उस राज्य से निकलकर कहीं और व्यवसाय करता हो,
या उस व्यक्ति के पास इस प्रकार का कोई भी उत्तराधिकारी ना हो जिसे वो ज़मीन दे सकता है, तो इन शर्तों पर कलेक्टर उस बी कैटेगरी के व्यक्ति को यानी परमिशन दे देता है। तो उसके बाद बी कैटेगरी का व्यक्ति सी कैटेगरी यानी ओबीसी और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अपनी भूमि बेच सकता है। मैंने आपको सीधा फंडा बताया है और इस पर मैंने एक बहुत टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, उस पर मैंने स्पष्ट बताया है, लेकिन 2-4 दिन के बाद इस पर फिर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी पूरी बात समझ में आ जाए। अब मेरी वीडियो के नीचे एक व्यक्ति के द्वारा कमेंट किया हुआ था कि अगर भाई हम सीधा एससी समाज के व्यक्ति से और सीधा ओबीसी या जनरल क्लास का व्यक्ति भूमि सीधा रजिस्ट्री कर लेता है तो उसका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, वो रजिस्ट्री शून्य हो जाएगी और वो भूमि वापस राज्य सरकार को चली जाएगी अगर वो पट्टे की भूमि है। अगर वो पट्टे की भूमि नहीं है, वो भूमिधरी भूमि है उसकी ही पहले अनुसूचित जाति के व्यक्ति की, तो वो उसे वापस हो जाएगी। तो इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ज़मीन बेचने पर प्रतिबंध है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता धारा 198 के अंदर इस बात का पूरा प्रावधान है। लेकिन अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पास असामी और असंक्रमणीय भूमि है तो इस प्रकार की भूमि का समय होता है 5 साल या 10 साल। उसके बाद उस भूमि को राज्य सरकार के अधिकार में चली जाती है समय पर पूरा होने के बाद। और बाद में अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि असामी की भूमि या असंक्रमणीय भूमि की वसीयत हो जाए तो इस प्रकार की ज़मीन की कोई वसीयत नहीं होती है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। अगर नहीं आपकी समझ में ये बात आई तो आप मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन पहले उसे पढ़ने के बाद ही मुझे कॉल करें, अन्यथा ऐसे ही मुझे कॉल ना करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।